देहरादून में गोलीकांड के आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, घायल बदमाशों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। देहरादून में प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड पर बोले सीएम धामी, माहौल खराब करने की किसी को छूट नहीं, कड़ी कार्रवाई को रहे तैयार। मंगलौर उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन शुरू, आज जिला कलेक्ट्रेट में पर्चा दाखिल करेंगे कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बदलेगा मौसम विभाग ने जारी किया बारिश और तूफान का ऑरेंज अलर्ट, लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत। देवभूमि लाइव देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही खबर के साथ। कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन आज नामांकन दाखिल करेंगे, जिला कलेक्ट्रेट में पर्चा दाखिल करेंगे कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी मौजूद रहेंगे। मंगलौर विधानसभा सीट में हो रहे उपचुनाव में काजी निजामुद्दीन कांग्रेस प्रत्याशी हैं। बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला 22 जून को नामांकन दाखिल करेंगे। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। 10 जुलाई को दोनों सीटों पर मतदान होगा और 13 जुलाई को मतगणना होगी। आपको बता दें 2 सीटों पर उपचुनाव होगा। वही कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन आज नामांकन दाखिल करेंगे, जिला कलेक्ट्रेट में पर्चा दाखिल करेंगे कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें मंगलौर विधानसभा सीट में हो रहे उपचुनाव में काजी निजामुद्दीन कांग्रेस प्रत्याशी हैं। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी विनय सूद लाइव जुड़ गए हैं। विनय, मंगलौर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन आज नामांकन दाखिल करेंगे जिला कलेक्ट्रेट में। जी बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से उपचुनाव उत्तराखंड की 2 सीटों पर होने जा रहे हैं, उसके लिए जो तैयारियां हैं वो लगातार जोरों से तो चल ही रही है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रत्याशियों की अगर बात करें तो जो मंगलौर से प्रत्याशी हैं काजी निजामुद्दीन, वो आज जो है नामांकन के लिए पहुंचने वाले हैं जिला कलेक्ट्रेट में, और इसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो भी प्रशासन की पूरी हो चुकी है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो चुनाव होने जा रहे हैं, उपचुनाव जो उत्तराखंड में होने जा रहे हैं, उसको लेकर के दोनों ही पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा इस दौरान करती हुई नजर आ रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बद्रीनाथ में भी जो बद्रीनाथ से लखपत बुटोला जो हैं वो भी प्रत्याशी हैं, और वो भी 22 तारीख को जो है नामांकन के लिए पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में तमाम जो तैयारियां हैं वो कांग्रेस भी करती हुई नजर आ रही। स्टार प्रचारकों के लिए जो है उन्होंने भी तैयारी कर ली है। इस दौरान उनके जो स्टार प्रचारक रहने वाले हैं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित जो है तमाम जो बड़े नेता इस दौरान रहे हैं, उनकी सरकार में कैबिनेट जो मंत्री रहे हैं, वो उन सभी को जो है स्टार प्रचारकों की जिम्मेदारी कांग्रेस ने दी है। साथ ही साथ बीजेपी की भी अगर बात करें तो बीजेपी ने जिस तरह से 40 स्टार प्रचारकों की जो सूची यहाँ पर जारी की है, उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो है इस दौरान यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। तो काफी महत्वपूर्ण जबरदस्त जो मुकाबला है वो इस दौरान अब उत्तराखंड की इन दोनों सीटों पर होने जा रहा है। जी हमने जैसे हाल ही में देखा कि बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, अगर वही कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस से कौन से दिग्गज है जो चुनाव प्रचार करेंगे मंगलौर विधानसभा सीट को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें दिव्या कि जिस तरह से बीजेपी ने तो यहाँ पर अपने स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो जारी की ही है, और ऐसे में कांग्रेस भी जो है अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। उपचुनाव को देखते हुए उन्होंने भी जो है कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हरीश रावत, उनके साथ ही जो कई ऐसे बड़े नेता हैं, मंत्री प्रसाद मेघानी की भी अगर बात करें, फिर इसके अलावा और जो दिग्गज नेता है या फिर जो यहाँ पर पौड़ी से जिन्होंने अभी यहाँ पर चुनाव लड़ा था, पौड़ी
लोकसभा सीट से गणेश गोंदियाल, उनको भी जो है इस दौरान उन्होंने चुनाव प्रचार की जो है जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनको जिम्मेदारी इस दौरान सौंपी गई है और पूरी जो टक्कर का मुकाबला है इन दोनों ही विधानसभा सीटों पर इस बार देखने को मिलेगा। जी विनय, तो देखा जाए तो दोनों ही पार्टियां अब मंगलौर विधानसभा सीट के साथ ही बद्रीनाथ विधानसभा सीट को लेकर जो उपचुनाव होगा उसके लिए तैयारी में जुटी हुई हैं और 10 जुलाई को मतदान होगा और 13 जुलाई को इसके रिजल्ट आएंगे। फिलहाल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो चलिए इसके साथ ही अगली खबर का रुख करेंगे और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां भारतीय किसान यूनियन ने राष्ट्रीय चिंतन शिविर आयोजित किया, जिसके समापन किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शिरकत की। और इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि शिविर में 100 दिन का एजेंडा तय किया गया है, जिसमें संगठन को मजबूत करने के साथ किसान विरोधी कानूनों का विरोध करने का फैसला लिया गया। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस बार जनता ने केंद्र में अपाहिज सरकार बनाई है। जो व्यवस्थाएं सरकार जिस तरह से कानून लेकर आ रही है उसका विरोध करना अगर गलत तो लेकर आती है। नई सरकार बनी, उससे बातचीत करने का भी टारगेट रखा। 100 दिन के एजेंडे में एसकेएम की मीटिंग होगी, उसमें ये एजेंडे रखे जाएंगे। सरकार से अगर आंदोलन करना भी होगा तो आंदोलन वहां पे होगा। हरिद्वार में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए जिले भर में चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां बहादुराबाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ और फायरिंग हुई। फिलहाल पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। राबड़ी बडोला नामक एक व्यक्ति की हत्या की गई थी, जिसमें देहरादून पुलिस लगातार इनका पीछा कर रही थी। जो मुख्य अभियुक्तगण हैं इनके पीछे लगातार लगी थी। इसी बीच आज एक सूचना हरिद्वार में प्राप्त हुई थी, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं इसमें योगेश और मनीष, उनकी सूचना थी कि वो हरिद्वार की ओर आना उनका बताया गया था। इस सूचना पर हरिद्वार पुलिस ने सभी जगह पर जो मेन पॉइंट्स थे वहाँ पर चेकिंग कर रही थी। इनको पुलिस के ऊपर फायर करके ये लोग वहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्त हैं, इनके पैरों में गोली लगी है। इनको तत्काल हॉस्पिटल लाया गया है और जल्दी ही इनको हम लोग न्यायिक अभिरक्षा में देहरादून पुलिस भी यहाँ पर आई है, उनको सुपुर्द करेंगे। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत सपरिवार लोहाघाट पहुंचे। लोहाघाट पहुंचने पर जिला स्तरीय अधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। झील में पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए कमिश्नर रावत काफी खुश नजर आए और इस दौरान कमिश्नर ने पर्यटकों के साथ उनके अनुभव साझा किए। इस दौरान पर्यटकों में कमिश्नर के साथ सेल्फी खिंचाने की होड़ मची रही। कमिश्नर रावत ने कहा कि जल्द झील को विकसित करने और पर्यटकों के मनोरंजन सुविधा के लिए कई कार्य किए जाएंगे। उन्होंने मुझे बताया था, तब तो इनफैक्ट कोलीडेक झील नई नई भी डेवलप हुई थी। अब मैं देख रहा हूँ कि इतना अच्छा फुटफॉल है और काफ़ी दूर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ मूलभूत सुविधाओं की यहाँ पे आवश्यकता है, जो डिमांड आपकी जायज़ है, जिसमें से एक टॉयलेट है। फिलहाल तो हमने मोबाइल टॉयलेट रखा हुआ है, लेकिन एक परमानेंट टॉयलेट यहाँ पे और एक शेड जिसमें कि कोई रुक सके, बारिश में आने जाने में शेड में बह सके। और एक बहुत अच्छी डिमांड आप लोगों ने बताई, अगर कोई ग्लास ब्रिज हम यहाँ पे बना सकते हैं तो बहुत अच्छा आकर्षण इसके लिए होगा और ये साइट इसी तरीके से डेवलप करे, आसपास का कारोबार और बढ़े। हमारी जो होम स्टेज भी यहाँ पे चलने चाहिए, आपके माध्यम से उनको प्रेरित करना चाहूँगा। इतने लोग आ रहे हैं, होम स्टेज यहाँ पे हम डेवलप करेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे टूरिज्म डिपार्टमेंट में, तो बहुत अच्छा रोजगार यहाँ पे सबको मिलेगा। तो मैंने सबसे बड़ी समस्या रखी यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम की। यहाँ पे हमारे पास दिल्ली, बरेली, मुंबई सब जगह से पर्यटक आ रहे हैं, तो उनके लिए सबसे मूलभूत समस्या है उनके हमारे वॉशरूम नहीं है और पेयजल की समस्या रखी है। तीसरी मैंने रखी है सबसे बड़ी समस्या यात्री सेट की। एक सेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है, धूप इतनी तेज़ हो रही है, यात्री तो आ रहे हैं लेकिन उनके रुकने के लिए, बैठने के लिए जगह नहीं है। और एक और समस्या रखी मैंने, जो सबसे बड़ी समस्या हमारी, जो हमारे झील में ये खराब पेड़ पड़े हैं, इनका निस्तारण बहुत जल्दी होना जरूरी है। खबर जनपद उत्तरकाशी से है। विकासखंड चिन्याली सौड़ के कपराड़ा गांव में जल जीवन मिशन के तहत लोगों के घरों में पानी के नल तो लगा दिए गए, पर लोग पानी के अभाव में प्यासे रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पाइपलाइन को बिछाते समय घोर लापरवाही बरती गई है। जमीन से लाइन को इतनी हाइट दी गई है कि मोटर से भी पानी चढ़ना संभव नहीं है। जिम्मेदार भी समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
तो जो पानी का जो लाइन लाई गई है और जो मेन जो अपनी लाइन थी जो उससे वो उन्होंने वो कनेक्शन दिया नहीं, वो नीचे से घुमा के नीचे से डाउन से दे रखे ऊपर। इतना वो डाउन पे वो चढ़ाई पे कौन चढ़ेगा? ये पानी कैसे चढ़ेगा इतने से पानी से? और पानी का स्रोत ही कितना है आज के डेट में? और 6 महीने से पानी तो है ही नहीं वहाँ पे। और इस पानी के बारे में हमारे यहाँ पानी कभी नहीं था, मतलब आजकल पानी मतलब पर्याप्त है, मतलब अब पानी स्रोत में नहीं आता, कभी पानी तो आता, कभी कभी तो होता है, कभी तो बस बात कह सके जिन लोगों के पास पानी नहीं आ रहा उन लोगों के प्रधान जी हमें रिक्वेस्ट है कि मतलब सभी घर में पानी पर्याप्त होना चाहिए। जब पानी होता मतलब ना वो पानी तो प्रधान अपने घर से तो भर के देगा नहीं किसी को, और पानी मतलब वो गाँव में निष्पक्ष जनता ग्राम समझ जनता गाँव की है, और प्रधान सभी घर में जो है पानी जो होगा सभी के लिए जो पर्याप्त होना चाहिए सर। कोई समस्या नहीं है, ये व्यक्तिगत रंजिश के कारण से जरूर उपलब्ध किया जा रहा है सर। ये मतलब चुनाव रंजिश के कारण इसको देखा जा रहा है सर। वो पानी की कनेक्टिविटी है सर, आप घूम के धरातल में जीरो रिपोर्ट में भी आ गए सर। और मैंने 2 जगह टैंक के जगह 3 बना रखे सर। लाइन भी आपने देख ली, पानी पर्याप्त है सर। रात को कोई चले जाता है सर, तोड़ने की व्यवस्था कर सकते, एक तोड़ने वाला होगा सर, 10 तोड़ने वाले एक जोड़ने वाला होगा सर, इसका कोई संविधान नहीं है सर। और मैं ग्राम पंचायत की खुली बैठक करने के लिए सर तैयार हूँ, और ग्राम पंचायत की खुली बैठक में यहाँ प्रहरी नियुक्त करने के लिए तैयार हूँ, और जो भी हो व्यवस्था उसके लिए तैयार हूँ सर। और गाँव आप लिए जाए सर, ये मतलब मेरे को व्यक्तिगत टॉर्चर रूप से सर अनावश्यक परेशान किया जा रहा है सर। और आप जाँच करिए सर, अगर इसमें जाँच में पाया जाएगा सर तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं सर। उत्तराखंड में राजनीतिक दलों ने बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी इस चुनाव को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के पदाधिकारी के साथ बैठक की और चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। चुनाव की रणनीति पे चर्चा अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ मैंने की है। सभी फ्रंटलों के और हमारे जो अनुवांशिक संगठन उनके अध्यक्षगणों को बुलाया गया था। उसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग किस्म की जिम्मेदारी दी गई और पार्टी की क्या एक्सपेक्टेशंस अपने अध्यक्षगणों से है वो उनको बताया गया है, और इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको दी गई हैं, वो अपने काम में लग भी गए हैं। और प्रभारियों की नियुक्ति कैसे करनी है, किन विधायकों की कहाँ ड्यूटी लगेगी दोनों इलेक्शंस में, कौन सीनियर्स कहाँ ज़्यादा टाइम देंगे, इन सभी पे चर्चा विमर्श हुआ है, उसी को हम अभी लिपि। डोईवाला क्षेत्र की जनता लंबे समय से डोईवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अपग्रेड की मांग करती आ रही थी, और इस अस्पताल को अपग्रेड करने को लेकर कई बार स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधि ने आंदोलन भी किए हैं। तो वहीं अब जल्द ही इसको अपग्रेड कर उप जिला चिकित्सालय बनाया जाएगा, जिसको लेकर स्वास्थ्य सचिव ने महानिदेशक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को आदेश दे दिए हैं। डोईवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर KS भंडारी ने बताया कि उप जिला चिकित्सालय बनने के बाद अस्पताल में लगभग 20 विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात होंगे। डे बाय डे यहाँ पे काफ़ी बढ़ गई है। आज एक नगर पालिका क्षेत्र हो गया है और साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी बसावट हो गई है। तो क्षेत्र की जनता की बहुत लंबे समय से मांग थी कि यहाँ पर डोईवाला में उप जिला चिकित्सालय खुलना चाहिए। अभी कुछ समय पहले लगभग 3 माह पहले यहाँ पर देहरादून और उत्तराखंड में हमारे प्रेमनगर आदि स्थानों में थलीसैंण कुछ जगहों में उप जिला चिकित्सालय की घोषणा हुई है, स्वीकृत हुई है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से और अपने जहाँ जहाँ मुझे ये विषय रखने थे वो मैंने विषय रखे, और मैंने कहा यहाँ पर बहुत आवश्यकता है। एक हफ्ते पहले शासनादेश जारी हुआ है इस अस्पताल को उप जिला चिकित्सालय बनाने के लिए। अभी ज़मीन मतलब चिन्हित कर रहे हैं, हो सकता है शायद इसी जो हमारा जो CSC का जो ज़मीन है इसी में शायद बिल्डिंग बने। अभी आगे बिल्डिंग जो पुरानी बिल्डिंग है वो अगर टूट के बनती है या उसके अलावा अलग से कहीं और जगह चिन्हित होती है, अभी ये डिसाइडेड नहीं है। विभागीय जो हमारा अवर अभियंता है वो ज़मीन की मतलब नाप छाप कर रहे हैं, बाकी आगे जैसा होगा वो आगे आप लोगों को सूचित कर। हरिद्वार के राजाजी टाइगर रिजर्व के सभी पर्यटक गेटों को आगामी मानसून सीजन के चलते अगले 5 महीने के लिए बंद कर दिया गया, और अब ये गेट आगामी 15 नवंबर को सैलानियों के लिए खोले जाएंगे। पार्क की चीला रेंज में वन्य जीव प्रतिपालक सरिता भट्ट और वन क्षेत्राधिकारी BD तिवारी ने पार्क के गेट बंद करने की घोषणा की। आपको बता दें कि इस साल पर्यटन के लिहाज से पार्क महकमे के लिए बेहतर रहा है। चीला रेंज में इस वर्ष 51 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले ज्यादा है। पिछले वर्ष पार्क महकमे को चीला रेंज से 44 लाख का राजस्व अर्जित किया था। पिछले साल के मुकाबले जो है 15.16% जो है हमारी जो है रेवेन्यू बढ़ी है। पिछले साल 44,41,000 थी, जो कि इस साल बढ़कर 51,14,644 रुपये हुई है। पर्यटन
जो कि पिछले साल हमारे पास कुल 16,990 पर्यटन आए थे, तो इस साल वो पर्यटन में बढ़कर संख्या 22,661 हो गई है। इसमें भारतीय भी बढ़े हैं और विदेशी भी बढ़े हैं। और इसका यह है कि यहाँ पे स्टाफ द्वारा जो भी सफारी यूनियन जो हमारे साथ में थी, अच्छा पर्यटकों के साथ व्यवहार किया गया, अच्छी सेटिंग करवाई गई। जो गड्ढे थे, ज़्यादा धूल धक्कड़ होती थी, उसको समय समय पर ठीक करने का प्रयास किया गया। और ट्रक रूट में हमारे द्वारा जो है वाटर हॉल बनाए गए ठीक ठाक तक, जिसमें जो है समय समय पर पर्याप्त पानी हमारे द्वारा किया गया, जिसमें जो है कि लोगों को जो है इस गर्मी के बावजूद भी जो है अच्छी सेटिंग हुई है। टाइगर की भी हुई है, लेपर्ड की भी हुई, और हाथी तो इस साल बहुत ज़्यादा ही बेहद ज़्यादा अच्छी सेटिंग हुई थी, जिससे पर्यटक उत्साहित थे। तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की, इसमें सचिव के साथ साथ तमाम अधिकारीगण भी मौजूद रहे। वहीं सतपाल महाराज ने प्रदेश में सड़कों को और भी सुदृढ़ बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि बरसात से पहले प्रदेश की खराब सड़कों को ठीक कर दिया जाए। साथ ही साथ मानसून के सीजन में जहां आवश्यक हो वहां वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की ओर ध्यान दिया जाए। आज लोक निर्माण विभाग की बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें सारे अधिकारीगण उपस्थित थे। हमारे सचिव और हमारे एचओडी सभी यहाँ पर उपस्थित थे और हमने सड़कों का आकलन किया है। मैं बताना चाहूँगा कि मानसून सीजन हेतु मशीनें व नोडल अधिकारियों की तैनाती की जा चुकी है। वैकल्पिक मार्गों का चिन्हीकरण कर सूचना पट लगा दिए गए हैं। देहरादून के लिए जो विशेष खुशखबरी है कि स्मार्ट सिटी के कार्य आराघर बहल चौक मार्ग लंबाई 2.90 किलोमीटर, लागत 34 करोड़ 80 लाख, घंटाघर दिलाराम चौक मार्ग लंबाई 1.80 किलोमीटर, लागत 36 करोड़ 15 लाख एवं घंटाघर किशनगढ़ चौक मार्ग लंबाई 1.90 किलोमीटर, लागत 38 करोड़ 79 लाख के कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। मौसम विभाग ने राज्य में कई स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। 18 से 21 जून तक राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में हल्की बारिश के साथ ही हवा चलने के आसार जताए जा रहे हैं। इसके साथ ही राज्य के मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है, लेकिन कुछ दिन राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में हीट वेव के आसार अभी जारी रहेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद जैसे ही तापमान में गिरावट आएगी, इन क्षेत्रों में भी हीट वेव से लोगों को निजात मिलेगी। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। इसके बाद 19 तारीख से जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो 19 तारीख और 20 तारीख को उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है, जबकि जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर भी कहीं कहीं जो है हल्की वर्षा मिलने की संभावना है। उसके बाद 21-22 में भी जो है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं जो लाइट या मॉडरेट एक्टिविटी मिलने की संभावना है। तो 19-20 की बात करेंगे तो 19-20 में जो वर्षा है वो गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना और इसके साथ जो झक्खड़ चलने की संभावना है। तो इसमें जो वायु गति है वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक मिलने की संभावना है। उत्तराखंड में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां जारी हैं। एक और भाजपा ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, तो वही कांग्रेस से अभी एक भी स्टार प्रचारक का नाम घोषित नहीं हुआ। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि हमारे दोनों प्रत्याशी हमारे स्टार प्रचारक हैं, वह अपने प्रचार के दौरान खुद ही स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे। देखिए, मेरे दोनों प्रत्याशी स्टार हैं, दोनों कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, कांग्रेस के मजबूत लोग हैं। काजी निजामुद्दीन जी बहुत मजबूत हैं, वहीं लखपत जी जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, मजबूत हैं। और बीजेपी ने आयातित कैंडिडेट उठा रखे हैं। एक लोकदल से है, वो उत्तराखंड का नहीं रहने वाला है, हरियाणा में लोकदल का विधायक था। दूसरा कांग्रेस का भगोड़ा है, तो स्टार प्रचारकों से फर्क नहीं।
खटीमा नगर पालिका क्षेत्र में वन विभाग अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा है, जिसके अंतर्गत साल भोजी में काफी लंबे समय से व्यापारी और कुछ लोग अतिक्रमण करके बैठे हुए थे। इससे पहले भी वन विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, परंतु किसी कारणवश अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं हो पाई है। एसडीओ वन विभाग सचिका वर्मा का कहना है कि हमने अतिक्रमणकारियों से आग्रह किया है कि आप अपने स्तर से अतिक्रमण हटा दें, वरना वन विभाग कार्रवाई करने को मजबूर होगा। उत्तराखंड की मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 10 जुलाई को होने जा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। दोनों सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर भाजपा उत्साहित नजर आ रही, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भाजपा पहले ही जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि दोनों सीटें अलग अलग दलों के पास में रही हैं। मंगलौर सीट बसपा के पास थी, जबकि बद्रीनाथ सीट कांग्रेस के पास थी। भाजपा का कहना है कि प्रदेश में विधायकों की संख्या 47 से बढ़कर 49 हो जाएगी। दोनों सीटों पर भाजपा की जीत एक उपलब्धि के तौर पर रहेगी। भारतीय जनता पार्टी बद्रीनाथ और मंगलौर चुनाव को भारी बहुमत से जीतने वाली है और हम अब 47 जो हमारे विधायक हैं अब 49 होने जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश के अंदर विकास के जो काम हुए हैं, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से उत्तराखंड राज्य जो विकास की गति पकड़ा है, उस पे दोनों विधानसभा के लोग मुहर लगाने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी परचम मंगलौर और बद्रीनाथ में फहराने वाली है। निश्चित रूप से उपलब्धि, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने, चाहे हम 2014, 19, 22, 17 की बात करें तो लगातार उत्तराखंड की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है और हमने बद्रीनाथ विधानसभा पहले भी हमने जीती है, लेकिन पिछले चुनाव में हम नहीं जीत पाए थे। लेकिन इस बार हम बद्रीनाथ विधानसभा के साथ साथ मंगलौर को भी उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पहली बार हम जीत। खबर लक्सर से है, जहां पुलिस ने क्षेत्र में हुई 2 लूट की घटना का खुलासा किया और लूट की घटना में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही 29,000 रुपए, सोने चांदी के आभूषण, 3 देशी तमंचे और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस ने घटना में शामिल 2 बाइक भी बरामद किया है। बता दें कि 17 मई को सुल्तानपुर में रोहित सैनी ज्वेलर्स से बदमाशों ने सोने चांदी के आभूषणों सहित पैसों से भरा बैग लूटकर घटना को अंजाम दिया था और 21 मई को भारत फाइनेंस इन्फ्यूजन लिमिटेड के कर्मचारी से 1,74,000 रुपए लूटकर बदमाश फरार हो गए थे। एक ज्वेलर रोहित सैनी के साथ लूट की घटना हुई थी, जिसमें जेवरात और नकदी आदि लूटे गए थे। 20 मई को गजेंद्र सिंह नामक व्यक्ति के साथ, जो फाइनेंस कर्मी थे, कलेक्शन के रुपयों की लूट की गई थी। साथ ही टैब वगैरह भी लूटे गए थे। इस घटना में लगातार एसएसपी सर के द्वारा टीमें गठित कर इन पूरी घटनाओं के अनावरण हेतु लगातार प्रयास करने के निर्देश दिए गए थे। सीसीटीवी फुटेज और मैनुअल पुलिसिंग को कोऑर्डिनेट करते हुए, कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए 3 अभियुक्तों गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और उनकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल 3 तमंचे और कारतूस आदि तथा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।